नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है कमेंट सेक्शन में। कह रहे हैं कि 25 साल का ड्यूरेशन है, निपॉन स्मॉल कैप में 30,000, क्वांट में 30,000, कैंडा रेवोको में 30,000 स्मॉल कैप में, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 10,000 और 20,000 रुपये का पर मंथ का और इसमें जोड़ना चाहता हूँ, तो कैसा रहेगा पोर्टफोलियो। यहाँ पे 25 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, तो यहाँ देखते हैं कि 1 लाख रुपये पर मंथ कह रहे हैं कि करेंगे, 80,000 कर ही रहे हैं, 20,000 रुपये और करना चाहते हैं। HDFC स्मॉल कैप, ICC स्मॉल कैप में जोड़ सकते हैं 10,000 रुपया, या HDFC फ्लेक्सी कैप, ICC मल्टी कैप, काफ़ी पुराना म्यूचुअल फंड है, इसमें आप फर्दर जोड़ सकते हैं। आपके पास ज़्यादा रिस्क लेने का कैपेसिटी है, पहले से काफ़ी पैसा है, अच्छा खासा इनकम हो रहा है, तो आप स्मॉल कैप में जोड़ सकते हैं। थोड़ा सा सेफ चलना चाहते हैं तो HDFC फ्लेक्सी कैप, ICC मल्टी कैप को जोड़ सकते हैं। यहाँ पे इसको देखते हैं कि 1 लाख रुपये पर मंथ करते हैं तो आगे क्या हो सकता है। 1 लाख रुपये पर मंथ स्टार SIP के वेबसाइट पे गए हैं, SIP सेक्शन में 25 साल करेंगे और यदि 15% का रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो पैसा जमा 3 करोड़ रुपया होता है, 32 करोड़ 84 लाख रुपया बनता है 25 साल जो आपने ड्यूरेशन बताया है। पर यदि इतना रिटर्न ना मिले, अगर हम 12% के रेट से कैलकुलेट करें तो जमा 3 करोड़ होगा, पैसा बनेगा 18 करोड़ 97 लाख। और यही पैसा अगर सेफर जगह 7% के रेट से मिले तो ये पैसा 8 करोड़ 14 लाख बनता है। तो 12 से 13, 14, 15 के बीच आप कैलकुलेट कीजिए, म्यूचुअल फंड में जो फंड आपने सेलेक्ट किया है इजीली अचीव हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेरे नहीं रहने पे म्यूचुअल फंड कहाँ जाएगा। मैं जब ऊपर चला गया तो नॉमिनी को चला जाएगा या बैंक में आ जाएगा, क्या होगा। आप अगर मच फंड लेते हैं, आपके जाने के बाद वही मच फंड नॉमिनी के नाम पे आ जाएगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा। सेम फंड जो मच फंड यहाँ पे है वो नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर हो गया। अब नॉमिनी का मर्जी है इसको कंटिन्यू करे क्या करे। क्वेश्चन इस तरह से है कि म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर होएगा हमारे जाने के बाद और हम चाहते हैं कि वो पैसा निकाल ना सके, जैसे है वैसे रह सके, वो कैश में ना निकाल पाए। इस तरह से उनका क्वेश्चन है कि म्यूचुअल फंड कंटिन्यू रहे। एक बार जब यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, अब इनका मर्जी है कि वो कंटिन्यू करे या उस पैसे को निकाल ले। यहाँ पे होल सोल मालिक वही हो गए। तो ये यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि नॉमिनी जब आप बनाते हैं तो ज्वाइंट नॉमिनी मत बनाइए, दिक्कत होता है। अलग अलग करके रखिए, वो ज़्यादा अच्छा है। मान लीजिए आपके पास 2 लाख रुपये है, 1 लाख में एक अलग नॉमिनी, दूसरे लाख में एक अलग नॉमिनी। यहाँ पे ये गलती होता है कि 2 भाई हैं, ज्वाइंट नॉमिनी बना दिया, 50% इनको 50% इनको। घर में भी ऐसे कर दिया, एक घर है ज्वाइंटली है, दोनों के नाम पे नॉमिनी है। होता यह है कि जब आप चले जाएंगे और हम चले जाएंगे और एक भाई कनाडा चला गया और एक भाई यहीं रह गया, अब वो घर जो है 10 साल 20 साल 30 साल के बाद जर्जर हो गया। ये कहते हैं कि इनको बना लेते हैं, बंटवारा करके बना लेते हैं। वो बोलते हैं हमें कोई मतलब नहीं, हम बंटवारा नहीं करेंगे, कुछ विवाद चल रहा है आपस में, मनमुटाव है, वो करेंगे नहीं। तो जैसे तैसे ज़िंदगी यहाँ पे इनको जीना पड़ेगा, क्योंकि अपना पैसा लगा के ऐसे कैसे बना दे। वो आएंगे तो वो हक जताएंगे, अगर मनमुटाव हो गया है फिर तो बवंडर होना ही है। तो यहाँ पे हमेशा एक चीज़ पहले से सेपरेट करके रखिए, जो जिसका है उसको अलग अलग सेपरेट करके रखेंगे। हम समाज में देख रहे हैं कि पैसा बहुत था, ज़मीन बहुत है, पर कोई सुख भोग नहीं कर पा रहा है, तो छोटा छोटा विवाद के कारण। ठीक उसी तरह म्यूचुअल फंड में भी एग्जैक्टली बता के रखिए, ये पैसा इनका, ये पैसा इनका, ये पैसा इनका। मौखिक बता के नहीं, नॉमिनी को भी करके रखिए, इसका नॉमिनी ये, इसका नॉमिनी ये, इसका नॉमिनी ये, पहले से अलग अलग करके रखिए। अभी जो है आप ही ओनर है, म्यूचुअल फंड के ओनर अभी हम ही हैं। हमारे जाने के बाद नॉमिनी ये है, नॉमिनी ये है, नॉमिनी ये है, अलग अलग फोलियो में कौन कौन नॉमिनी है वो डिसाइड करके रखिए। अगला कमेंट्स है कि राजू भैया अगर 15 साल तक 15,000 पर मंथ करते रहे और 15 साल के बाद 1 करोड़ हो भी जाए तो 7% इन्फ्लेशन के चक्कर में 50 लाख वैल्यू रह जाएगा। वो गलत बोल रहे हैं, कैलकुलेट करके दिखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कह रहे हैं कि महंगाई ये है, 15,000 रुपये पर मंथ कर रहे हैं, 15 साल के बाद 1 करोड़ हो गया तो उसका वैल्यू क्या होगा। वो तो बोल रहे हैं 50 लाख, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए आज का वैल्यू अगर 36 लाख है प्रेजेंट वैल्यू, 15 साल के बाद 7% का इन्फ्लेशन हो और 15,000 रुपया जमा करके 1 करोड़ रुपया जब पूरा हो गया, ये जो है उसका वैल्यू 36 लाख रुपया है। आप कहेंगे कि कैसे जाने, ये जादू कैसे हुआ। कोई जादू नहीं है। StarSIP.in में जाएंगे, यहाँ पे गोल कैलकुलेटर में गोल के कैलकुलेटर को टच करेंगे, यहाँ पे आपने लिखा 36 लाख,
पहले 30 लाख लिखेंगे, 35 लाख लिखेंगे, 40 लाख लिखेंगे, वो अमाउंट लिखेंगे जहां यहाँ पे 1 करोड़ लगभग फिट हो जाए। तो 36 लाख 15 साल के बाद 7% का इन्फ्लेशन और 15% का रिटर्न मिले, अगर मिले, ऊपर नीचे चेंज करके देखिए क्या होता है। तो उस 36 लाख का जो आज का प्रेजेंट वैल्यू है उस समय का लगभग 1 करोड़ हो जाता है। और इसके लिए पैसा जमा कितना कर रहे हैं? 15,127 रुपया, मतलब लगभग 15,000 रुपये पर मंथ किया तो 1 करोड़ रुपया पूरा हुआ 15% के रेट से। और यदि 7% का इन्फ्लेशन रहा तो इसका प्रेजेंट वैल्यू 36 लाख रुपया होता है। इसको चेंज करेंगे, मान लीजिए कि 5% का इन्फ्लेशन हुआ तो आज का जो प्रेजेंट वैल्यू 36 लाख है उस समय का कितना होगा? 74 लाख रुपया। मतलब जो 36 लाख में आज घर खरीद रहे हैं, अगर 5% का इन्फ्लेशन रहा तो उस समय 74 लाख का घर मिलेगा। यदि 7% का इन्फ्लेशन रहा तो जो घर 36 लाख में आज खरीद रहे हैं उस समय 99 लाख का खरीदेंगे। तो इस तरह से करके इन्फ्लेशन काउंट करेंगे। आप कहेंगे कि वैल्यू इतना कम हो जाता है, मैं कहता हूं कि कहीं भी करेंगे। ये तो 15% के रेट से कैलकुलेट किया था, अगर 8% के रेट से बैंक पोस्ट ऑफिस में रहेगा तो कितना वैल्यू होगा? जाहिर सा बात है कि वो कम होगा। जो 15% के रेट से मिल रहा था 8% के रेट से कम होगा। लेकिन 8% के रेट से अगर इन्वेस्ट करते रहे तो 28,000 रुपये पर मंथ जमा करना पड़ेगा। जो चीज़ 15,000 से अचीव हो रहा था उसके लिए अगर 8% पे रहें तो 28,000 रुपये पर मंथ देना पड़ेगा। तो इस तरह से खुद से कैलकुलेट करना है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए सेक्टर फंड अच्छा रहेगा क्या? 12 साल के लिए टाइम है। अब सेक्टर फंड के बारे में पूछ रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि सेक्टर फंड से बचना चाहिए। इसको दूसरे उदाहरण से समझते हैं कि एक बार अगर शादी कर लिया ना तो दूसरों से बचना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। नहीं बच पाए कोई बात नहीं, उसी तरह सेक्टर फंड से बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा पैसा आपके पास, इधर लगा दिया उधर लगा, चलेगा, लेकिन ज़्यादा पैसा नहीं है तो मैं कहूँगा सेक्टर फंड से बचिए। अब आपको बोलूँगा, आप पूछेंगे क्यों बचें? उसके लिए लॉजिक है। यहाँ पे मैं आपको निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का एक पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। 172 स्टॉक है इसमें, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में। अभी इस 172 स्टॉक में जो सेक्टर आप बात कर रहे हैं, क्या उस सेक्टर का स्टॉक फंड मैनेजर ने नहीं खरीदा होगा? ये तो हो गया निपॉन इंडिया का, और ये है एसबीआई स्मॉल कैप का। आप कहते हैं कि ये सेक्टर अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, रिटर्न अच्छा लग रहा है, और उसमें कुछ स्टॉक होगा, और फंड मैनेजर को अगर लग रहा है कि वो स्टॉक अच्छा करेगा तो क्या वो स्मॉल कैप में खरीद के नहीं रखेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि फंड मैनेजर को लगे कि ये फंड खूब अच्छा करेगा, ये स्टॉक खूब अच्छा करेगा, तो उसमें वो पोर्टफोलियो में ना रखे। तो ये तामझाम छोड़ना है सेक्टर फंड वगैरह। अगर टेक्नोलॉजी फंड अच्छा लग रहा है तो फंड मैनेजर स्मॉल कैप में टेक्नोलॉजी फंड लेके रख लेंगे। स्मॉल कैप का तो मतलब ही हो गया ना एकदम डाइवर्सिफाइड, जहाँ लगाना है लगाएंगे। टेक्नोलॉजी हो, इंफ्रा हो, ऑटो हो, पावर हो, कुछ भी हो, यहाँ पे तो कोई बंधन ही नहीं है। हमने बोला स्मॉल कैप, जो छोटा छोटा कंपनी होगा सब खरीदेंगे, तो सेक्टर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो मर्जी है वो खरीदते रहेंगे। तो इस तरह से करके आपको सेक्टर से बचना है। सेक्टर का एक टाइम होता है, एक टाइम में चला फिर कभी नहीं चलेगा, फिर चला कभी नहीं चलेगा, कि तो उससे अच्छा है कि फुल डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड जो है वो स्मॉल कैप, उसमें लगाते रहिए। अब यहाँ पे एक खतरनाक वाला क्वेश्चन आ गया है। वो क्वेश्चन है कि पहले इच्छाओं को मारकर जल्दी वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने का घमंड है और होना भी चाहिए। ये घमंड शब्द दे दिया। कोई भी व्यक्ति ना जो पढ़ाई करते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, 4 साल 5 साल मेहनत करके कुछ पाते हैं, तो पाने के बाद उसको घमंड आ जाएगा। अगर तो आ गया तो गया काम से, लेकिन उसको घमंड नहीं बोलेंगे। अगर कोई घमंड दिखाता है तो फिर तो उसका कोई कहना ही नहीं है। यहाँ पे उनके कमेंट्स का जवाब है कि अगर फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के बाद या पैसा आने के बाद किसी को घमंड हो जाए तो उस पैसे का कोई यूज नहीं है। अगर तो पैसा आने के बाद घमंड आ गया ना तो सारा निगेटिव एनर्जी जो है ना उसके अंदर समा जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बुद्ध जी, महात्मा बुद्ध जी जहाँ भी जाते थे एक जंगल में बसेरा करते थे, उसको जैतवन बोलते हैं। उनका एक शिष्य था आनंद। वो आनंद अपने गांव के निकट ही बसेरा करने जा रहे थे। 10,000 भिक्षु के साथ उस गांव में वो बसेरा करने जा रहे थे। तो जो भी जंगल में जाते थे उसको जैतवन बोलते थे। सभी लोग गांव के मिलने आए। आनंद की बहन को भी मिलने आना था पर वो आई नहीं। जब आई नहीं तो संदेश भेजा गया। संदेश भेजने के बाद बहन आई, पहले आ नहीं रही थी क्योंकि उनकी बहन को
पूरे शरीर पे फफोला हो गया था, एक स्किन डिजीज हो गया था। जब बुलाने के बाद आई तो कपड़े ढक के आई। तो आनंद उनके भाई ने कहा कि पागल हो गई क्या, एक तो तुम आई नहीं और जब आई हो तो कपड़े ढक के आई हो। फिर बहन ने कहा कि मुझे पूरे शरीर में फफोला हो गया है, ये डिजीज़ काफ़ी समय से है, मैं अपना चेहरा आपको दिखाना नहीं चाहती थी इसलिए मैं नहीं आ रही थी। तो आनंद उनके भाई ने बोला छोड़ो इन बातों को, तुम्हें बहुत काम करना है। 10,000 भिक्षु आए हैं, बारिश का समय है, छप्पर छौनी ये सब सेट बनाना है, तुमको उस काम में लगना है, जाओ और ये काम करो। 1000 भिक्षुओं को रहने के लिए उनको काम करना था। उनका नाम रुक्मणी था बहन का। तो पहली बार भाई ने कुछ कहा, उन्होंने कहा भाई जी बन जाएगा। 10 साल 12 साल के बाद भाई मिलने आए हैं और उनको कुछ काम दिया तो काफ़ी स्वाभिमानी थी वो। उन्होंने सारे अपने कंगन सोने को बेच दिया और इतना रम गई काम करने में, 2 महीने तक लगातार काम करते रही, इतना काम में रम गई कि उस बीमारी को भूल ही गई और 90% वो ठीक हो गई। जब ये सारा काम हो गया, सारे भिक्षु को रहने का व्यवस्था हो गया, तो बुद्ध जी ने रुक्मणी को एक दिन बुलाया और उनसे कहा, पूछा कि तुम्हें पता है कि ये रोग जो तुम्हें हुआ था वो क्यों हुआ था? तो रुक्मणी ने कहा नहीं भंते, मुझे नहीं पता है। तो बुद्ध जी ने कहा तुम काफ़ी रूपवती थी, सुंदर थी और बात बात पे क्रोध करती थी, गुस्सा करती थी। तुम्हारे सामने कोई भी तुमसे कम सुंदर का आ जाए तो उसका तिरस्कार करती थी। ये जो क्रोध गुस्सा घमंड है ना, ये ऊर्जा कन्वर्ट होकर बीमारी में चला गया और पूरे शरीर में तुम्हें बीमारी ने घेर लिया। हम लोगों ने फिजिक्स में ये पढ़ा है कि एनर्जी जो है ना ट्रांसफ़र होता है, बदल जाता है, ख़त्म नहीं होता है, एक एनर्जी दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर बुद्ध जी ने कहा अभी जो अब तुम 90% ठीक हो गई ना, ये 2 महीना जो तुम काम की, वो जो करुणा दिखाई कि भिक्षु रहेंगे कैसे, उनके बारे में सोची, हम नहीं काम करेंगे तो भिक्षु भीग जाएंगे, रहेंगे कैसे, रात में सोएंगे कैसे, ये जो तुम्हारे मन में करुणा आया ना, वो सारे बीमारी का ऊर्जा करुणा के ऊर्जा में ट्रांसफ़र हो गया। अभी तुम्हारे पास 10% फिर भी बीमारी बचा हुआ है। वो बीमारी इसलिए बचा हुआ है कि तुम्हारे भाई ने ये बताया कि भिक्षुओं के लिए काम करो। वो करुणा तुम्हारे भाई की तरफ से आया, लेकिन तुम्हारे सेल्फ से आता, बिना भाई के बताए सेल्फ तुम्हारे अंदर से आता कि हमें भिक्षुओं के लिए काम करना है, तो तुम 100% ठीक हो जाती। और कहते हैं कि वार्तालाप करते करते वो पूरी तरह से ठीक हो गई। अब यहाँ पे पैसे की बात करते हैं। पैसा आने के बाद अगर इस तरह का बीमारी आ जाए ना, घमंड का, क्रोध का, गुस्सा का, तो इससे बड़ा मूर्खता कुछ नहीं होगा। यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम मानने के बाद एक वर्ड मुझे बड़ा पसंद है, अरिहंत को प्राप्त हो जाना। महावीर जी का ये सेंटेंस है, अरिहंत को प्राप्त हो जाना। उसका क्या मतलब है? जिसके सारे शत्रु समाप्त हो गए उसको अरिहंत बोलते हैं। और हमारा शत्रु कौन है पता है? कौन है ये हमारे शत्रु? ये 5 हैं, लोभ, क्रोध, मोह, काम, अहंकार। इतना मेहनत करने के बाद, सब कुछ पाने के बाद, हासिल करने के बाद ये बीमारी पकड़ ले तो फिर सब समाप्त हो गया, इसका कोई सार नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।